नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है और अब वक्त हो गया है पब्लिक इंटरेस्ट। आज का पहला परीक्षण राव कोचिंग सेंटर पर आई मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट का होगा। राजेंद्र नगर में हादसा कैसे हुआ, इसकी गलती से हुआ, घटना की असल वजह क्या थी और रिपोर्ट में कोचिंग सेंटर के कितने गुनाहों का जिक्र है। 3 दिनों में दिल्ली के कितने कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई हुई। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल सत्य और तथ्य का सीधा प्रसारण करेगा। आज का दूसरा परीक्षण दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर मॉडल वाले कोचिंग सेंटर्स का होगा, जो कैंडिडेट्स को सिलेक्शन का सपना दिखाकर एडमिशन तो देते हैं, लेकिन सुरक्षा की गारंटी नहीं। कैमरा देखते ही भाग खड़े होने वाले दिल्ली के जनकपुरी, लक्ष्मीनगर, कालूसराय और जिया सराय के इन कोचिंग सेंटर्स पर आज पब्लिक इंटरेस्ट में हमने पड़ताल की। इनका सच देखने के लिए पटियाल के साथ बने रहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में तीसरा परीक्षण बिगड़े मौसम के देशव्यापी मिजाज का होगा। मैदानी इलाकों में लोग बाढ़ से परेशान हैं। केरल में लैंडस्लाइडिंग से 116 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कुल्लू में बादल फटने से तोश गांव में भारी नुकसान हुआ, साथ ही जिला मुख्यालय से उसका संपर्क कट गया है। मौसम किस कदर लाचार है, ये देखने के लिए मेरे साथ 9:25 तक बने रहिए। जब बच्चा आता है ना, तो सर बच्चा यहाँ आने के साथ एक्सप्लॉयटेशन झेलना शुरू करता है। हमने देखा कि बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहा है, जो कि इलीगल है। इनके कोई भी जो नियम है एमसीडी के, उनका उल्लंघन किया हुआ है। 1 लाख गैलन से ज़्यादा पानी एक बेसमेंट में भरना, वो भी 12 फुट हाई डबल बेसमेंट में, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क सर। 24 को एक स्टूडेंट ने कंप्लेन की थी विद वाटर लॉगिंग का फोटो के साथ में, और वो एमसीडी को की थी। और उसके बाद एमसीडी ने कहा कि हमने वो आपकी रिपोर्ट जो है आगे फॉरवर्ड कर दी कंट्रोल रूम में, और 28 तारीख को ये चीज़ हो गया। हम उसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन मैं कोई हेस्टी डिसीजन लेने में विश्वास नहीं रखता हूं। पब्लिक इंटरेस्ट में आज पटियाल सबसे पहले कोचिंग सेंटर्स की मनमानी और सरकार की नाकामी का पैन इंडिया परीक्षण करेगा। दिल्ली के राजेंद्र नगर जैसे देश में और कितने कोचिंग सेंटर्स हैं? लापरवाह कोचिंग सेंटर्स पर सरकारी ताला कब लगेगा? देश के कितने शहरों में बेसमेंट के अंदर चल रही है मौत की लाइब्रेरी? भारत को विकसित देश बनाना है, केंद्र सरकार की डेडलाइन 2047 है। डंके की चोट पर सरकार कहती है भारत ग्लोबल प्लेयर बनने जा रहा है, हम दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की कॉन्फ्रेंस में भी यही दावा किया। क्या भारत के ग्लोबल प्लेयर बनने की राह में लापरवाही के रोड़े हैं? ये रोड़े क्या विकसित भारत के युवा चेहरे पर दाग लगा सकते हैं, उसकी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं? सरकारें कभी ये दाग धोने की प्रतिज्ञा लेंगी या नहीं? क्यों उन अफसरों की जवाबदेही फिक्स नहीं होती जिन पर देश को विकसित बनाने की जिम्मेदारी है? सवाल राजेंद्र नगर के राव कोचिंग इंस्टीट्यूट से खड़ा हुआ है। IAS बनाने के लिए 3 स्टूडेंट्स यहां मेहनत करने आए और लापरवाही ने उनकी जान ले ली। आपको मेरे आसपास कुछ शब्द दिखाई दे रहे होंगे, इनमें से एक कॉमन शब्द है और वो है लापरवाही। इस परीक्षण में आपको राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर और राजधानी दिल्ली के बाकी इलाकों में चल रहे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की लापरवाही का सीधा प्रसारण दिखाऊंगा। पटियाल की पैन इंडिया पड़ताल में एक कॉमन चीज मिली है और वो क्या है? वो है लापरवाही। ज्यादातर कोचिंग सेंटर बिना NOC के चल रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स की मनमानी पर सरकार मौन है। अफसर बनाने के नाम पर कैंडिडेट्स को खतरे में डाला जा रहा है। शनिवार को ओल्ड राजेंद्र नगर में राव कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया। पढ़ाई कर रहे 3 बच्चे बाहर नहीं निकल पाए, पानी में डूब गए। तीनों की मौत हो गई। दिल्ली सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट
कुछ कह पाती, इससे पहले कई सबूत धीरे धीरे सामने आने लगे। अब इस मजिस्ट्रेट जांच में क्या लापरवाही के सबूत मिले हैं, अब इसकी डिटेल्स पटियाल आपको बताएगा। मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कोचिंग सेंटर में बेसमेंट के अंदर पानी भरने की वजह यह है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में ज्यादातर प्रॉपर्टी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बदल दी गई हैं। बिल्डिंग्स के बाहर रैंप बनाने की, यानी बारिश का जो पानी का ड्रेनेज सिस्टम है उसे बाहर निकलने का कोई व्यवस्था नहीं रह गई है, इसलिए वो पानी बारिश के दिनों में बाहर नहीं निकल पाता। पक्के निर्माण और टाइल्स से नालों की सफाई में दिक्कत होती है, वो सफाई नहीं हो पाती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शंकर रोड से लेकर पूसा तक सड़क एक तश्तरी के आकार जैसी है। इसे प्लेटनुमा सड़क का सबसे जो निचला हिस्सा है वो राव आईएएस बिल्डिंग के ठीक सामने है। राव कोचिंग की बिल्डिंग जिस बेस पर खड़ी है उसकी ऊंचाई सबसे कम है। इस कारण से बारिश का पानी बिल्डिंग के अंदर जाता है। बिल्डिंग में आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा उपाय भी नहीं है और बेसमेंट में स्टोर की परमिशन लेकर वहां पर लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। इस रिपोर्ट में बेसमेंट हादसे की जो वजह बताई गई हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि सिर्फ राव कोचिंग मैनेजमेंट ही 3 मौतों के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हुई या नहीं। अगर नहीं हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो क्या इसके लिए एनओसी और क्लियरेंस देने वाले विभागों के अफसरों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या एनओसी देने के बाद एमसीडी या फायर डिपार्टमेंट कभी इन सेंटर्स की जांच करता है या नहीं करता है? इन सेंटर्स पर नियम कायदे का पालन करवाना किस विभाग का जिम्मा है? मजिस्ट्रेट जांच में संबंधित अधिकारियों के रोल पर कोई टिप्पणी अभी तक क्यों नहीं है? सड़क हादसे और इस तरह की चीजों को लेकर कई बार बड़ी बड़ी जांच बिठा दी जाती हैं। सरकारें हादसों के बाद हरकत में आती हैं। राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में 3 स्टूडेंट की दर्दनाक मौत के बाद दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स वाले इलाकों में हलचल बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे 27 जुलाई से पहले जो महकमे आंखें बंद किए हुए थे, अचानक उनकी नींद टूटी है। लेकिन कैसे, यह बताऊं उससे पहले इस केस पर कुछ बड़े अपडेट आपको दे देता हूं। मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को सौंप दी गई है। दूसरा अपडेट यह है कि जांच की विस्तृत रिपोर्ट के लिए 7 दिनों का वक्त मांगा गया है, जिस पर आतिशी ने खुद अफसरशाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं और पूछा है कि क्या दोषियों को बचाने के लिए जांच में ढिलाई बरती जा रही है। तीसरा अपडेट यह है कि राजेंद्र नगर हादसे पर एमसीडी ने मेंटेनेंस विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों ना इस हादसे के लिए आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। चौथा अपडेट यह है कि पिछले 2 दिनों में दिल्ली के 20 कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट को सील किया गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी एमसीडी ने 28 जुलाई को 13 कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट पर ताले जड़े। 29 जुलाई को एमसीडी ने 7 कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट को बंद कर दिया। इनमें से 6 कोचिंग सेंटर्स ओल्ड राजेंद्र नगर के हैं। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट मुखर्जी नगर इलाके का भी है। एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने यह कहा है कि अब पूरी दिल्ली में फिर से सीलिंग अभियान शुरू किया जाएगा और जहां नियम कायदों को ताक पर रखकर इस तरह से निर्माण या फिर कोई भी अन्य एक्टिविटी की जा रही होगी उस पर कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई में निशाने पर उन इमारतों के बेसमेंट होंगे जिनमें गैर कानूनी तरीके से बिना परमिशन और क्लियरेंस के कोचिंग सेंटर्स, प्ले स्कूल, लाइब्रेरी जैसी कॉमर्शियल एक्टिविटीज चलाई जा रही हैं। कोचिंग सेंटर में मौत की लाइब्रेरी ने दिल्ली के यूपीएससी कोचिंग सेंटर के नाम पर खड़े एजुकेशन बिजनेस की नींव हिला दी है। जिन 20 कोचिंग सेंटर्स या उनके बेसमेंट को सील किया गया है उनमें कई नामी कोचिंग सेंटर्स भी शामिल हैं। अब पटियाल आपको बताएगा कि पिछले 3 दिनों में एमसीडी की कार्रवाई में कितने कोचिंग सेंटर्स का शटर डाउन हुआ है। पहले यह बताता हूं कि 28 जुलाई को कहां एक्शन हुआ। आईएएस गुरुकुल, चहल एकेडमी, साई ट्रेडिंग, आईएएस सेतु, टॉपर एकेडमी, दैनिक संवाद, सिविल डेली आईएएस, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, ये तमाम इंस्टीट्यूट हैं जिन पर कार्रवाई की है एमसीडी ने। 29 जुलाई को जिन संस्थानों पर एक्शन हुआ उनके बारे में भी जान लीजिए। दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट, वाजीराव आईएएस इंस्टीट्यूट,
बाजीराम एंड रवि इंस्टीट्यूट, बाजीराम एंड आईएएस हब, श्रीराम आईएएस इंस्टीट्यूट, ये वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। अब सीलिंग से जुड़ा एक और अपडेट आपको देना है। आज एमसीडी की टीमें दिल्ली के प्रीत बिहार इलाके में पहुंची। कानून तोड़ने वाले कई कोचिंग सेंटर्स बंद कराए गए। कोचिंग सेंटर्स पर कानूनी शिकंजा कसा तो कोचिंग सेंटर्स भी सफाई देने आ गए। दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर के फाउंडर विकास दिव्य कीर्ति ने इस एक्शन पर अपनी सफाई दी है। अब पटियाल आपको उसकी डिटेल्स बताएगा। कोचिंग संस्थानों से जुड़ी यह समस्या ऊपर से जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं, ये दृष्टि इंस्टीट्यूट वाले कह रहे हैं। इसके कई पक्ष हैं। उनका कहना है कि जिनके तार कानून की अस्पष्टता और अंतर विरोध से जुड़ते हैं। डीडीए, एमसीडी और दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के नियमों में असंगति है। इस तरह दिल्ली मास्टर प्लान 2021, नेशनल बिल्डिंग कोड, दिल्ली फायर रूल्स और यूनिफाइड बिल्डिंग बाईलॉज के प्रावधानों में भी काफी अंतर्विरोध है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को छोड़कर किसी भी दस्तावेज में कोचिंग संस्थानों के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं दिए गए हैं। आशा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति 1 माह में जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो उसमें ऊपर लिखे अधिकांश बिंदुओं का समाधान मिल सकेगा, ये इंस्टीट्यूट्स का कहना है। ये तो राजेंद्र नगर में चल रहे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात हुई, लेकिन कोचिंग का यह धंधा दिल्ली के कई इलाकों में चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं आईएएस बनाने का सपना बेचा जाता है तो कहीं आईआईटी और मेडिकल के सिलेक्शन का। बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद में इंस्टीट्यूट के पास जब बच्चे पेरेंट्स के साथ पहुंचते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होने के बावजूद सुविधाएं और हालात एक से ही मिलते हैं। आखिर कोचिंग सेंटर्स को नियमों की पालना ना करते हुए भी डर क्यों नहीं लगता? कोचिंग सेंटर्स पर कौन मेहरबान है? क्या सीलिंग की कार्रवाई सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है? सत्य के सीधे प्रसारण के लिए पटियाल अब आपको उन इलाकों में लेकर चलेगा जहां कोचिंग सेंटर्स बेपरवाह होकर चलाए जा रहे हैं और उन्हें चेक करने वाला कोई नहीं। सबसे पहले दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से 12 किलोमीटर दूर लक्ष्मी नगर चलिए। लक्ष्मी नगर आईआईटी, जेईई, नीट और सीयूईटी कोचिंग का हब है। हर कोचिंग सेंटर के औसतन 10,000 बच्चे स्टूडेंट यहां पर अलग अलग ढंग से कोचिंग लेने पहुंचते हैं। हर कोर्स की फीस कितनी है? 2 से 3 लाख रुपए। एक बच्चे की फीस 3 लाख है तो इस हिसाब से लक्ष्मी नगर का एक कोचिंग सेंटर हर कोर्स पर 3 करोड़ रुपए की कमाई करता है। बच्चों के हिसाब से आप इसे डिवाइड कर लीजिए। शनिवार के हादसे के बाद लक्ष्मी नगर के कोचिंग सेंटर्स अलर्ट मोड में हैं। हमारे संवाददाता अहमद बिलाल की रिपोर्ट देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि लक्ष्मी नगर में कोचिंग सेंटर्स के शटर कैसे डाउन है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि ये लक्ष्मी नगर इलाके की बिल्डिंग के अंदर बेसमेंट में यहाँ पर संस्कृति एकेडमी कोचिंग की तरफ से जो कोचिंग क्लासेस चलाई जा रही थी बेसमेंट के अंदर, उस पर कार्रवाई करते हुए अब एमसीडी ने इस बेसमेंट में जो क्लासरूम है उसको यहाँ पर जो है वो सील कर दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो अभी भी यही बना हुआ है कि कहीं ये मीडिया को दिखाने के लिए कोई टैक्टिक तो नहीं है, क्योंकि शैली ओबराय ने मीडिया से बात करते हुए ये बात मानी कि दिल्ली में बहुत सारे कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो कि इलीगल तौर पर चलाए जा रहे हैं। क्या आपातकालीन स्थिति में ऐसे मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, आग लग गई या पानी भर गया, तो क्या ऐसी स्थिति में कोचिंग से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त इंतजाम है? नहीं, ऐसे पूरे खुले रास्ते तो नहीं है, पतले पतले सकरे रास्ते हैं। उसमें से अगर एक बल्क क्वांटिटी ऑफ लोग हैं तो उसमें से निकलना दिक्कत हो जाएगा, फिर फंस सकते हैं बच्चे। फंस सकते हैं? जी हाँ। फायर की एनओसी, बिल्डिंग बाईलॉज, वो सारे मानकों पर आपकी ये कोचिंग संस्थान खरा उतरता है? देखिए, हम उसी चीज़ का हम लोग अभी वर्किंग कर रहे हैं, इसी तरह का कि हमें 2 एग्जिट्स चाहिए। हमारे पास 2 एग्जिट्स हैं। फायर एनओसी अभी तक नहीं मिला है? फायर एनओसी के लिए जस्ट हमने अप्लाई किया है, अभी नहीं मिला है। लक्ष्मी नगर में सरकार ने लापरवाही पर मिट्टी डाली, बेसमेंट वाले कोचिंग सेंटर के शटर बंद करवा दिए। यह कोई परमानेंट इलाज नहीं है, 4 दिन बाद ये शटर फिर खुल जाएंगे। अब पटियाल आपको लक्ष्मी नगर से 27 किलोमीटर दूर दिल्ली के जनकपुरी लेकर चलेगा। यह इलाका मेडिकल और आईआईटी कोचिंग सेंटर्स का हब है। इन कोचिंग सेंटर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है यह भी आपको मैं बताता हूं। नीट और एमबीबीएस की तैयारी, बी और डी फार्मा की तैयारी करवाई जाती है, बीएससी नर्सिंग की तैयारी करवाई जाती है, बीए एमएस यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक की तैयारी करवाई जाती है।
आईआईटी और मेडिकल के ज्यादातर कोर्स 2 साल के होते हैं। हर कोर्स का खर्च औसतन 3 लाख रुपए है। एक कोचिंग सेंटर में औसतन 15,000 छात्र कोचिंग लेते हैं, तो इस हिसाब से दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट का हर साल का टर्नओवर करीब 45 करोड़ रुपए बनता है। जनकपुरी के कोचिंग सेंटर्स में कैसी अंधेरगर्दी चल रही है, ग्राउंड रियलिटी वहां क्या है, इसका परीक्षण करने के लिए पटियाल ने अपनी सहयोगी निधि श्री को जनकपुरी भेजा। कैमरा देखते ही यहां कितने कोचिंग सेंटर्स के शटर डाउन हुए और वहां लापरवाही के कितने सबूत मिले, आप खुद ही देख लीजिए। बेसमेंट में 3 क्लासरूम है। ये कह रही है लोअर ग्राउंड फ्लोर है, तो चलो वही मान लिया जाए, लोअर ग्राउंड फ्लोर है तक्षशिला फाउंडेशन का। 3 क्लासरूम इसके बेसमेंट में चलते हैं। एनओसी है आपके पास के लिए सबसे ज्यादा एवरीथिंग, मैं आपको फाइल्स दिखा देती हूँ। इस संस्थान के पास फायर का नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसा एमसीडी ने कंप्लेंट भेजा है। 125 बच्चे और 10 स्टाफ इस संस्थान के पास है, लेकिन फायर का एनओसी नहीं है। ये तस्वीर है तक्षशिला फाउंडेशन इंस्टीट्यूट की। हमने सब मेजर्स ऑलरेडी लेकर के ही चल रहे थे हम लोग। कोई बेसमेंट्स में क्लासेस वगैरह ऐसा सब नहीं है। बाकी एक फायर का एमसीडी से ही हम लोगों को पहले नोटिस भी आया, तो हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। फायर का एनओसी आपके पास नहीं है? अप्लाई हुआ है, प्रोसेस इज गोइंग ऑन। उन्होंने जो हमें कहा करने के लिए वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, वो करने के साथ हो जाएगा। टारगेट इंस्टीट्यूट की रियलिटी चेक हमने करने की कोशिश की, जहां पर भी फायर का एनओसी नहीं लिया गया। 1 साल हो गए हैं, अप्लाई किया हुआ है। गजब है, ये अंधेरगर्दी सरकारों को क्यों नहीं दिखती? पटियाल की पड़ताल में जनकपुरी के दोनों कोचिंग सेंटर्स में क्या क्या कमियां मिली, ये भी आपको बताता हूं। दोनों के पास फायर एनओसी नहीं थी, इमरजेंसी एग्जिट डोर नहीं थे, बेसमेंट में आने जाने का एक ही रास्ता था। एक और खास बात आपको बताता हूं, कोचिंग की दुकान चमकाने के लिए हर सेंटर का एजेंट गेट पर खड़ा मिलेगा। एजेंट्स का काम क्या होता है? काम यह होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कोचिंग में एडमिशन दिलाना। एबीपी रिपोर्टर निधि श्री 2 और कोचिंग सेंटर्स में पहुंची, जो ऑन कैमरा कैंडिडेट्स को कामयाब बनाने की गारंटी तो देते हैं, लेकिन सुरक्षा की नहीं। एलियन की हालत यह है कि इतना बड़ा संस्थान है, सेफ्टी मेजर्स यहाँ क्या लिया जाता है? क्या इस संस्थान के पास फायर का एनओसी है? क्या बेसमेंट में क्लासेस चल रहे हैं? और अगर बेसमेंट में क्लासेस चल रहे हैं बेसमेंट में, तो क्या इमरजेंसी एग्जिट्स यहाँ पर बने हुए हैं? कितने बच्चों की कैपेसिटी है और बच्चों की क्षमता से कितनी अधिक बच्चे यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं? इन सब की पड़ताल के लिए जब मैं यहाँ पहुँची हूँ, तो ये संस्थान जो आप बड़ा सा बोर्ड देख रहे हैं, उसने गेट बंद कर दिया है। लॉक क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, लॉक क्यों कर रहे हैं? वो तो लॉक होना ही। जल्दी क्यों लॉक कर रहे हैं? आने तो दीजिए हमें। आपको किस लिए आना? हाँ आना है, मुझे मिलना है। आपके ओनर से या जो कोचिंग चलाते हैं उनसे तुरंत भाग के तुरंत लॉक हुआ है। मतलब मैं एक संस्थान से दूसरे संस्थान आई हूँ चेक करने के लिए, इन्होंने तुरंत गेट लॉक कर दिया। ये देखिए जरा, ये हालत है कोचिंग संस्थानों की। जनकपुरी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये चेक करने के लिए कि क्या जो मेजर्स सरकार द्वारा तय किए जाते हैं उन मेजर्स को क्या ये सभी पालन कर रहे हैं, वो सेफ्टी मेजर्स क्या ये सभी चेक करते हैं। ये कहानी है। और डर किस तरीके का है, खौफ इतने बड़े संस्थान का एलियन का, कि देखिए कि गेट पर ताला लगा दिया है। कोचिंग सेंटर्स की कमाई बढ़ रही है क्योंकि स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, फीस भी बढ़ रही है, लेकिन इससे आमदन सरकार को भी कम नहीं हो रही। सरकार की कमाई भी बढ़ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? इसीलिए पटियाल सरकार की कोचिंग सेंटर से होने वाली कमाई की बैलेंस शीट खोले। इससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि कोचिंग सेंटर्स की लापरवाही से सिस्टम और सरकार को ज्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ता। पिछले 5 साल में कोचिंग सेंटर से सरकार को कितना मुनाफा हुआ, कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ, अब पटियाल इसका डेटा आपसे साझा करेगा। सरकार हर कोचिंग सेंटर से कुल कमाई का 18% जीएसटी लेती है। कोचिंग सेंटर से सरकार ने 5 साल में 17,684 करोड़ रुपए कमाए हैं। पिछले 5 साल में सरकार की कमाई में 146% इजाफा हुआ है। किस साल सरकार के खजाने में कितना जीएसटी आया, अब उसका पूरा हिसाब जान लीजिए आप। 2019-20 में 2,240 करोड़ रुपए आए, 2020-21 में 2,215 करोड़ रुपए आए, 2021-22 में 3,045 करोड़ रुपए आए, 2022-23 में 4,667 करोड़ रुपए आए,
2023-24 में 5,517 करोड़ रुपए आए। 5 सालों की कुल कमाई कितनी हुई? 17,684 करोड़ रुपए। कोचिंग सेंटर्स बढ़ रहे हैं और सरकार की कमाई भी, इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल के यहां कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, क्या मोटी कमाई की वजह से सरकारें कोचिंग सेंटर्स को लापरवाही का लाइसेंस दे देती हैं? दूसरा सवाल, कोचिंग सेंटर्स की कमियां क्या जानबूझकर छिपाई जाती हैं या उनको जानबूझकर सरकारी डिपार्टमेंट अनदेखा कर देते हैं? तीसरा सवाल, कोचिंग सेंटर्स के रेवेन्यू में क्या सरकारों के हाथ बांध रखे हैं? ये 3 मोटे मोटे बड़े सवाल हैं। कोचिंग सेंटर्स कानून की आंखों में कैसे धूल झोंक रहे हैं, अब पटियाल इसका पैन इंडिया परीक्षण करेगा। इसके लिए मैं देश के दूसरे शहरों के कोचिंग सेंटर्स का रियलिटी चेक दिखाऊंगा। इस परीक्षण के लिए मैंने 4 तस्वीरों को आधार बनाया है। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के नोएडा की है। योगी सरकार के निर्देश के बाद नोएडा के कोचिंग सेंटर्स की जांच की जा रही है। बेसमेंट में चलने वाले इंस्टीट्यूट पर एक्शन हो रहा है, उन्हें सील किया जा रहा है। अब प्रयागराज चलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बड़े कोचिंग सेंटर हैं यहां पर। प्रयागराज में भी दिल्ली के राजेंद्र नगर की तरह ही धड़ल्ले से बेसमेंट में कोचिंग का कारोबार चल रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिल्ली की तरह ही बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं, जिसमें पानी भर गया। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भोपाल में कोचिंग सेंटर्स की जांच की जा रही है। दिल्ली बेसमेंट हादसे के बाद आईआईटी कोचिंग के हब कोटा में भी अलर्ट हो गया है। लाखों खर्च करके मां बाप अपने बच्चों को मीलों दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी वहां कौन देगा? कोटा में कई जगह पर अवैध तरीके से बेसमेंट में लाइब्रेरी और मेस चलाए जा रहे थे। दिल्ली हादसे के बाद 13 बेसमेंट लाइब्रेरी को सील किया गया है। आप सिर्फ 4 शहरों की तस्वीरें देख पा रहे हैं, ना जाने कितने कोचिंग और लाइब्रेरी सेंटर्स को नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा है। मौत के आखिर कितने बेसमेंट हैं, ये एक बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है। अब आपको मैं दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर यूपी के प्रयागराज की वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जिसमें प्रयागराज का कर्नलगंज इलाका कोचिंग सेंटर का हब है। करीब 3000 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स और इंस्टीट्यूट यहां पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 185 सेंटर ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं। बाकी सभी इंस्टीट्यूट अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मोइन की ये रिपोर्ट देख लीजिए। सामने एक साकेत IAS नाम से कोचिंग है, जहां आप देख सकते हैं कि बेसमेंट में कोचिंग चल रही है। तमाम बच्चे आपको जाते हुए दिखाई देंगे, बोर्ड दिखाई देगा, और ये देखिए कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो बच्चे जो है वो बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। बेसमेंट में ऑफिस भी है, नीचे लाइब्रेरी भी है, क्लासरूम भी है। ये देखिए यहाँ नीचे बेसमेंट में जहाँ पर पार्किंग होनी चाहिए और समझा जा सकता है कि यहाँ पे सीढ़ियां हैं, पानी निकलने का कोई साधन नहीं है, और अगर यहाँ पर पानी एंटर कर गया तो पानी नहीं निकल सकता है। 5 से 7% कोचिंग ऐसी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है, बाकी सब अवैध तरीके से चल रही हैं, उनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, मानकों का पालन नहीं है, यानी सिर्फ पैसा कमाना मकसद है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए हादसे का असर दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना में भी देखने को मिला। पटना में कई इलाके कोचिंग हब के तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे ही एक कोचिंग हब में आज एसडीएम ने अचानक निरीक्षण किया। नगर निगम, पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड की टीम के साथ एसडीएम ने खुद कोचिंग सेंटर में जाकर मुआयना किया तो पता यह चला कि करीब करीब सभी कोचिंग सेंटर्स की क्लास में कैपेसिटी से ज्यादा स्टूडेंट्स को बिठाया जाता है। क्लासेस में ना तो ठीक से वेंटिलेशन का इंतजाम है, बिल्डिंग में इमरजेंसी केस में एग्जिट की भी सही व्यवस्था नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का सबसे ज्यादा फोकस पढ़ाई के नाम पर सिर्फ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को भर्ती करना और मोटाई कमाई करना होता है। इन कोचिंग क्लासेस के स्टूडेंट्स खुद ये बता रहे हैं कि ऐसे हालात में पढ़ना तो दूभर है ही, कोचिंग हब के हॉस्टल और लॉज में रहना उससे भी बड़ी चुनौती है। कोचिंग का सर बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे जहाँ 2000 लड़का बैठना चाहिए वहाँ पे 5000 लड़का बैठा रहा है। इतना गर्मी हो रहा है, इतना गर्मी हो रहा है, फिर भी उसी में पूरा एकदम ठूस ठूस बैठा है। अभी सब कोचिंग का बढ़िया हाल नहीं कहा जा सकता। जहाँ पे बड़ा बड़ा कोचिंग पटना में है, जहाँ पे ज़्यादा लड़का रहते हैं, उस कोचिंग में अगर जाके देखिएगा तो निकलते समय जाते समय अगर थोड़ा सा भी अगर कोई लड़का हंगामा मचा देना तो उतना व्यवस्था नहीं है कि मतलब बहुत लड़के मतलब भगदड़ हो जाएगा तो बहुत लड़के उसमें भी निकलने का बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। सही बात बोले भैया कि भगदड़ हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो जाए तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यहाँ जो स्थिति है, यहाँ कोचिंग को देख लीजिए, लॉज को देख लीजिए,
1 फीट जगह में 10 फीट लड़का को बैठाया जाता है। किसी भी कोचिंग की बात करते हैं, पर्सनली ये कोचिंग की बात नहीं कर रहे हैं। पटना में सबसे खराब कोचिंग की स्थिति है। पूरा बिहार में कहता है पटना पढ़ने का हब है, स्टडी का हब है, लेकिन पटना में पढ़ाई के नाम पर समझिए लूटा जा रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल हीरे का परीक्षण करेगा, वही बेशकीमती और चमकदार हीरा जिसे अक्सर सिर्फ अमीरी से जोड़कर देखा जाता है। जिस हीरे की बात मैं कर रहा हूं वो टेक्नोलॉजी के कमाल से बना है। 2 तस्वीरों से इस परीक्षण की शुरुआत करते हैं। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में दुनिया भर से सितारे शरीक हुए। जाहिर है यहां कई लोगों ने असली डायमंड के बनी हुई ज्वेलरी पहनी होगी। वही हीरा जो जमीन के नीचे मीलों मील नीचे निकलता है वहां दबा होता है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में उसे कई साल लग जाते हैं बनने में, लेकिन डायमंड की ये चमक अब शायद एक आम इंसान भी अफोर्ड कर सकता है। दूसरी तस्वीर में आप लैब में बने उस हीरे को देख पा रहे हैं जिसको छूकर कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये असली है या फिर सिंथेटिक डायमंड है। लैब में बने यही हीरे अब भारत में अपना मार्केट बढ़ा रहे हैं। आपके मन में ये जरूर सवाल होगा कि असली हीरे के मुकाबले लैब में बने हीरे का दाम कितना कम होता है। क्या असली और सिंथेटिक हीरे के बीच फर्क आसानी से पता लग जाता है? जवाब आपको दूंगा, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर ये हीरे लैब में बनते कैसे हैं। एक सिंथेटिक हीरे को तैयार करने के लिए 1 से लेकर 4 हफ्ते तक का वक्त लगता है। इसको बनाने के लिए कार्बन को कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद लैब में इसे हाई टेम्परेचर और प्रेशर डालकर बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए कार्बन सीड की जरूरत पड़ती है। इस पूरे प्रोसेस को माइक्रोवेव चैम्बर पर रखकर तैयार किया जाता है। इससे प्लाज्मा बॉल बनती है। कुछ हफ्तों के बाद ही ये डायमंड में तब्दील हो जाता है। इसके बाद इसकी कटिंग और पॉलिशिंग की जाती है। एबीपी न्यूज की संवाददाता अजातिका सिंह उस स्टोर पर पहुंची जहां ये लैब डायमंड में तैयार किए जाते हैं और बेचे जाते हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ दिल्ली के लाजपत नगर से। हम लोग इस वक्त एक ज्वेलरी शॉप में मौजूद हैं। क्या खूबसूरती है वो आप तस्वीरों के जरिए देखिए। मेरे हाथ में ये दिखने वाला जो डायमंड है वो किसी भी नेचुरल डायमंड से कम नहीं है। चाहे वो वेट की बात हो या उनके केमिकल कॉम्पोजिशन की बात हो, ये पूरी तरह से सेम यानी कि बराबर होते हैं। और चमक जो नेचुरल डायमंड्स की सालों साल बनी रहती है, जिसके लिए नेचुरल डायमंड्स जाने जाते हैं, उसी तरह से इन डायमंड्स की चमक भी वक्त के साथ फीकी बिल्कुल नहीं पड़ती है। अब वो सवाल जिसका जवाब शायद आप भी ढूंढ रहे होंगे, लैब में बने और नेचुरल हीरे के दाम में आखिर कितना फर्क है। लैब में बने डायमंड की कीमत नेचुरल डायमंड के मुकाबले 50 से 70% तक कम हो सकती है। यानी असली डायमंड 10 लाख रुपए का हो तो उससे मिलता जुलता सिंथेटिक हीरा तकरीबन आपको 3 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगा। ये तो मैंने आपको एक अंदाजे से बताया है। अब आप दिल्ली के हीरा व्यापारी से ये समझिए कि लैब प्रोडक्ट और लैब में प्रोड्यूस होने वाले हीरे और नेचुरल हीरे के कीमत में क्या फर्क होता है और उसे पहचाना कैसे जाता है। नेचुरल डायमंड्स में इस क्वालिटी का डायमंड इस चेन में एटलीस्ट आपसे 10 या 12 लाख रुपए खर्च लेगा, और ये हमारी पूरी की पूरी रिटेल सेलिंग 3 लाख्स की है। 2-2 कैरेट के एकदम क्लियर पोल्की के इयररिंग्स हैं। सो दीज आर लैक्स ऑफ रुपीज़ एंड वी आर ओनली सेलिंग देम फॉर अ टोटल ऑफ 80,000। तो जहाँ पे ये नेचुरल डायमंड्स में आपको 5.5-6 लाख रुपए की मिलेगी इतनी अच्छी 15 पॉइंटर की पेयर मार्केट में, ये हमारी कंप्लीट ही सिर्फ 1.5 लाख रुपए की है। ये 4.5 कैरेट का हीरा सर्टिफाइड है, जहाँ पे ये नेचुरल में 40 या 50 लाख रुपए का होगा। यहाँ पे हमें ये पूरा ही 1.5 लाख में आ गया। 1-1 कैरेट के सॉलिटेयर टॉप्स आज की डेट में सर्टिफाइड लेने जाएंगे तो एटलीस्ट आप डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी 4 to 6 लाख खर्च करेंगे। ये पूरी जोड़ी मेरी 50,000 में है। पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल मौसम के डबल अटैक का परीक्षण करेगा। लेह में लू और मैदान में पानी, मौत की यही है मौसमी कहानी। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश में मौसम कई जगह पर कहर बनकर बरस रहा है। 4 तस्वीरों के माध्यम से देश के मौसमी हालात का अपडेट जानिए। पहली तस्वीर केरल के वायनाड की है, जहां भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। 4 गांव बह गए, घर टूट गए, पुल, सड़कें और गाड़ियां सब कुछ तहस नहस हो गया। अब तक 116 लोगों की जान जा चुकी है। काफी लोगों के मलबे में दबे होने की भी खबर है। यह बहुत बड़ा हादसा था। सेना और एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पीड़ितों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। दूसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश की है। यहां कुल्लू के तोश में बादल फटने से बाढ़ आ गई। गांव में 2 होटल, 3 शेड, 1 पुल को भारी नुकसान हुआ। पानी से बड़ी बड़ी चट्टानें घरों के आगे आ गई। बादल फटने की यह घटना रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। कुल्लू जिले से तोश गांव का संपर्क कटा हुआ है। तीसरी तस्वीर कश्मीर वादी की है। कश्मीर का नाम सुनते ही जहन में ठंडक का एहसास होने लगता है, लेकिन यहां तो मौसम ने अलग ही करवट ली है। घाटी में कई इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। 29 जुलाई को रात के समय श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा है। पिछले 132 सालों में ये दूसरी बार सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान है। चौथी तस्वीर लेह की है। लेह में अब तक कितनी फ्लाइट रद्द हो चुकी हैं? ये हमेशा मौसम या बर्फबारी की वजह से या बारिश की वजह से रद्द होती थी, लेकिन अब यहां गर्मी की वजह से 4 फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा है। लेह का तापमान करीब 45 डिग्री तक पहुंच गया है। तो इस तरह से मौसम ने ये करवट बदली और मैदानी और पहाड़ी इलाकों में अलग अलग तरह से मौसम का मिजाज देखने को मिला। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद 24 घंटे 24 रिपोर्टर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।